ओके, हाय एवरीवन। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम में हम जानते हैं एक न्यूक्लियस होता है, उसमें एक प्रोटॉन होता है, वो बहुत हैवी होता है और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। दोनों के बीच के जो अट्रैक्शन पोटेंशियल होता है, उसकी वजह से ये बाउंड स्टेट की प्रॉब्लम है और बाउंड स्टेट में हमेशा पूरे सिस्टम की एनर्जी ओवरऑल नेगेटिव होती है। ठीक है, तो चलते हैं। सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर। सो यहाँ पर Q1 कितना है? प्रोटॉन का चार्ज। Q2 क्या है? इलेक्ट्रॉन का चार्ज। और K कितना होता है? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 1/r। सो ये तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। अब इस कंडीशन में हमारे पास श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्व करनी है हमें इसके लिए। तो हम डायरेक्टली क्या करेंगे? श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो साई जो होता है, अगर स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में उसको सॉल्व करते हैं तो वो दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन होता है, आर एन एल आर एंड वाई एल एम थीटा फाई। ये जो वाई होते हैं ये स्फेरिकल हार्मोनिक्स होते हैं जो केवल थीटा फाई पे डिपेंड करते हैं, और केवल रेडियल पार्ट पे डिपेंड करने वाला फंक्शन जो होता है वो कैपिटल आर होता है। सो इसके लिए अलग से इक्वेशन होती है जो हमारे पास रेडियल इक्वेशन कहलाती है, और वो 4.37 है। हम यहाँ पर डेरिवेशन नहीं करेंगे, लेकिन ये टॉपिक मैं ग्रिफिथ से कर रही हूँ तो वो आपको 4th चैप्टर में मिल जाएगा। मैं आपको सिर्फ 4.37 इक्वेशन दिखा देती हूँ, जिसका डेरिवेशन अगर आपको देखना है तो आप यहाँ पर स्फेरिकल टर्म में श्रोडिंगर इक्वेशन को, स्फेरिकल वेरिएबल में श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका देख लेना, आपको ये वाली इक्वेशन मिल जाएगी। हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, पर ये इक्वेशन हमारी क्या है? स्मॉल यू में है। सो स्मॉल यू क्या होना चाहिए वो आपको पता होना चाहिए। ये देखिए स्मॉल यू हमारा होगा स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर का टर्म होगा। ये चीज अपन को ध्यान में रखनी है, ठीक है? इतना अपन को ध्यान रखना है। सो ये इक्वेशन मैं डायरेक्टली यहीं से स्टार्ट कर रही हूँ। चलिए, इक्वेशन हमने यहाँ पे लिख ली है। अब इसके बाद अपन क्या करेंगे? सपोज हमारा के एक नोटेशन हम डिफाइन करते हैं। सो के हमारे पास मानते हैं √-2me/h। यहाँ पर हमने नेगेटिव क्यों लिया है? क्योंकि बाउंड स्टेट है, सो एनर्जी विल बी लेस देन जीरो। अब पूरी इक्वेशन जो ऊपर मिली है उसको ई से डिवाइड कर देते हैं। सो ये जो इक्वेशन आपको मिली है, इस पूरी इक्वेशन को ई से डिवाइड करना है, और जहां पर 2me/h² आ रहा है वहां पर k लिखना है। ये टास्क आपके लिए छोड़ रही हूँ। ई से डिवाइड करना है और k के टर्म में आपको रेडियल वेव इक्वेशन बनानी है। सो ये इक्वेशन हमें मिल जाएगी। अब इसके अंदर अपन क्या करेंगे? यहाँ पे नया टर्म, नया वेरिएबल और सपोज करते हैं। अभी अपन ने देखा था ना, u इज इक्वल टू हमारे पास था स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर। इसी तरह से मान लीजिए रो जो है वो के आर होता है और रो नोट हमारा ये होता है, तब ये इक्वेशन किस फॉर्म में आएगी? अब देखो, u अगर सॉरी रो इज इक्वल टू हमारे पास के आर है, तो सबसे पहले हमें इस टर्म की वैल्यू निकालनी पड़ेगी d2u/dr²। सो वो मैं आपको बता देती हूँ कैसे निकालना है श्रोडिंगर इक्वेशन में। जो इक्वेशन हमें गिवन है वो 1/k² d2u/dr² में गिवन है। हमें चाहिए रो के टर्म्स में, और रो है हमारा के आर। तो यहाँ से अगर मैं डी रो अपॉन डी आर की वैल्यू निकालू तो वो कितना आ रहा है? के आ रहा है। अब इसको देखना, इसको ओपन करते हैं। सो 1/k² d/dr बाहर ले लो, अंदर क्या बचेगा? du/dr। अब इसका वेरिएबल चेंज करते हैं। सो 1/k² d/dr, और अंदर देखना मैंने क्या किया है, इसमें आर के रेस्पेक्ट में है तो क्या कर सकते हैं अपन? du/d रो और d रो अपॉन dr। ये आपने बहुत बार बीएससी में भी पढ़ा होगा। अब d रो अपॉन dr की जगह हमारे पास क्या आता है? k। इसकी जगह लिख लेंगे k, तो उस k से एक k की पावर कैंसिल आउट हो जाएगी। सो बाहर हमारे पास बचेगा 1/k, और ये टर्म हमारा पूरा हट चुका है, कैंसिल आउट हो चुका है, हमारे पास इतना सा बचा है। फिर इस dr की जगह हम फिर से d रो करेंगे। सो d/d रो du/d रो, और क्योंकि हमने यहाँ dr की जगह d रो किया है तो हमें d रो अपॉन dr वापस करना पड़ेगा, और इसकी वैल्यू फिर से कितनी आती है? k। तो k से k कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या मिल जाएगा? d2u/d सो हमारा जो रेडियल वेव इक्वेशन है उसमें d2u/dr² की जगह हम सिंपली क्या लिख, ये पूरा मिला के इंक्लूडिंग 1/k² मिला के क्या लिख सकते हैं? लेफ्ट हैंड साइड में तो d2u/d² हो जाएगा, राइट हैंड साइड में यहाँ पर 1 की जगह 1 है, और ये पूरा टर्म हमारे पास कितना है? रो नोट है। तो रो नोट जो है एक्सप्रेशन में, इसको रो नोट के टर्म में लिख लेंगे। यहाँ पर जो के आर है उसकी जगह रखेंगे रो, और यहाँ पर एल+1 है, के आर की जगह आ जाएगा रो का स्क्वायर, और यू की जगह आ जाएगा यू। सो 4.56 तक आई होप आपको कोई इशू नहीं है। अब हम एसिम्प्टोटिक सॉल्यूशंस देखते हैं। रो जब इन्फिनिटी को अप्रोच करता है तो हमारा 4.56 इक्वेशन कैसा बनेगा?
अगर रो इन्फिनिटी होगा तो ये टर्म जीरो हो जाएगा, ये टर्म जीरो हो जाएगा, और ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये इस फॉर्म में आ जाएगी। सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसके जनरल सॉल्यूशन होते हैं ए ई की पावर माइनस रो बी ई रेस्ट टू पावर रो, जिसमें रो टेंस टू इन्फिनिटी पर हमारा जो वेव फंक्शन है u वो इन्फिनिटी को अप्रोच नहीं करना चाहिए, क्योंकि वेव फंक्शन हमेशा फाइनाइट होता है। सो यहाँ पर एक में माइनस रो है एक्सपोनेंशियल में, और एक टर्म में रो है। अगर मैं यहाँ पे इन्फिनिटी करूँ तो ये टर्म इन्फिनिटी को अप्रोच करेगी, जबकि इसमें अगर मैं इन्फिनिटी करूँ तो ये टर्म मेरी जीरो को अप्रोच करेगी। तो फर्स्ट टर्म जो है वो वेव फंक्शन को फाइनाइट कर रहा है, सेकेंड टर्म उसे इनफाइनाइट कर रहा है, इसलिए b इक्वल टू जीरो कर लेंगे और u के अंदर केवल फर्स्ट वाला टर्म आ जाएगा। ठीक है, सेकेंड टर्म हम करते हैं रो टेंस टू जीरो पर लिखते हैं। रो टेंस टू जीरो पर हमारा 4.56 में कौन सा टर्म सर्वाइव करेगा। सो रो टेंस टू जीरो के अंदर यहाँ पर ध्यान से देखना कि रो जब जीरो को अप्रोच करेगा तो सपोज रो की वैल्यू 0.2 है, तो रो स्क्वायर कितना हो जाएगा, 0.04 हो जाएगा। तो जो 1 है, ऑब्वियसली 1 तो हमारे पास अवॉइड हो ही जाएगा, बहुत छोटा नंबर हो जाएगा। सपोज ये वैल्यू आपके पास 4 है और ये भी वैल्यू आपके पास 4 है, तो तीनों टर्म के अंदर 1 तो वैसे ही अवॉइड हो गया। 4/0.2 टर्म और 4/0.4 टर्म में से कौन सा बड़ा नंबर होता है, ये नंबर बड़ा आएगा। इसका मतलब डोमिनेट कौन सा करेगा, LL+1 वाला टर्म करेगा। तो फर्स्ट दो टर्म को जीरो कर देंगे और LL+ वाला टर्म डोमिनेट कर जाएगा और इक्वेशन हमें ये मिल जाएगी। इसका जो सॉल्यूशन होता है वो स्पेशल फंक्शंस के थ्रू सॉल्व करते हैं इसको, तो हम डायरेक्टली इसके सॉल्यूशन पे जाएंगे। इसका जो सॉल्यूशन होता है वो इस फॉर्म में आता है। अब अगेन यहाँ पे हमारे पास में क्या हो रहा है, जैसे ही रो टेंस टू जीरो लिमिट लगाएंगे वेव फंक्शन इन्फिनिटी को अप्रोच नहीं करना चाहिए। लेकिन इसमें जो सेकेंड टर्म है उसमें क्या लिखा हुआ है, डी रो रेस टू पावर माइनस एल। सो रो को नीचे लेके आएंगे तो रो की पावर एल हो जाएगी, और अगर रो जीरो हुआ तो समथिंग अपॉन जीरो कितना होगा, इन्फिनिटी होगा। इसलिए ये टर्म इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, इसलिए हमें ये टर्म नहीं चाहिए, तो हम डी को जीरो कर लेंगे और यू के अंदर सिर्फ फर्स्ट वाला टर्म कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर रो की पावर नेगेटिव में नहीं है। ठीक है, 4.59 तक भी कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हमारा जो जनरल सॉल्यूशन है वो क्या हो गया, हमने देखा कि रो टेंस टू इन्फिनिटी पे हमारा जो u था वो क्या आ रहा था, a एक्सपोनेंशियल माइनस रो, और रो टेंस टू जीरो में हमारा जो आ रहा था वो कितना आ रहा था, c रो रेस टू पावर l+1। सो दोनों को कंबाइंड अगर अपन करते हैं तो इन जनरल जो यूरो है वो हमारा किसके प्रोपोर्शनल आ रहा है, एक्सपोनेंशियल माइनस रो और रो रेस टू पावर l+1। अब ये हमने एक्सट्रीम केसेस में देख लिया। एक्सट्रीम मतलब रो टेंस टू इन्फिनिटी और रो टेंस टू जीरो, इसके बीच की रेंज में हमारा जो बिहेवियर है वो कैसा है हमें पता नहीं है। तो सपोज हम एक फंक्शन जो है इस साइन को हटा के, वैसे तो कांस्टेंट लगाते हैं लेकिन इस साइन को हटा के हम एक नया फंक्शन इसमें डाल देते हैं वी रो, जो कि टेक केयर कर लेगा इसके बीच की रेंज में बिहेवियर को। सो जो यू रो है वो क्या बन जाएगा, यू रो विल बी इक्वल टू रो की पावर l+1 ई की पावर माइनस रो और ये वाला फंक्शन वी रो। ठीक है, हमारा नया फंक्शन आ गया वीरो, जो कि बीच के रेंज को हमारा टेक केयर कर लेगा। सो इस अब हमारा जो श्रोडिंगर इक्वेशन थी रेडियल वेव फंक्शन की वो कैसी हो जाएगी। सो हम वापस चलते हैं हमारे ओरिजिनल इक्वेशन में विच वाज 4.56। वापस 4.56 को ध्यान से देखो, ये मुझे v में चाहिए। अगर ये मुझे v में चाहिए तो हमारे पास में u का एक्सप्रेशन तो डायरेक्टली हम लिख देंगे, और हमें ये कैलकुलेट करना है d2u अपॉन डी रो स्क्वायर। d2u अपॉन डी रो स्क्वायर कैलकुलेट करने के लिए अगर आपके पास u है तो सबसे पहले du अपॉन डी रो निकालना है। मैं क्या करूंगी, du अपॉन डी रो निकाल दूंगी, उसी तरह से फिर आप d2u अपॉन डी रो स्क्वायर आप खुद निकाल लेना। सो u जो है उससे मैं du अपॉन डी रो निकाल देती हूँ। ठीक है, सो u हमारे पास है रो रेस टू पावर l+1 माइनस रो, और v रो का फंक्शन है। तीन फंक्शन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो अगर इसका रो के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो सबसे पहले पहले का करते हैं। पहले का करेंगे तो nx की पावर n-1 हो जाएगा, और आपका सेकेंड और थर्ड फंक्शन एज इट इज रहेगा, प्लस फिर सेकेंड फंक्शन का करते हैं तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज रहेगा, सेकेंड फंक्शन का हो जाएगा, और थर्ड फंक्शन एज इट इज रहेगा, प्लस फिर थर्ड फंक्शन का करते हैं तो फर्स्ट और सेकेंड एज इट इज रहेगा, dv अपॉन डी रो। अब इन तीनों के अंदर जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन लो, रिमेनिंग पार्ट को ब्रैकेट के अंदर डालो, यू विल गेट दिस एक्सप्रेशन। इसी तरह से अब आपके पास ये एक्सप्रेशन आया है, इसका एक बार और रो के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे
तो आपको ये मिल जाएगा, जो कि मैं नहीं कर रही हूँ। तो आपके पास जैसे ही d2u अपॉन d rho स्क्वायर आता है, उसको किस में पुट करना है, और u की जो वैल्यू है ये वाली, देखो u की 4.60, ये इक्वेशन आपके पास कौन सी है, 4.60। सो यहाँ से तो u की वैल्यू और यहाँ से मान d2u अपॉन d rho स्क्वायर की वैल्यू किस में पुट करेंगे आप, मैं बता देती हूँ आपको। आप ये पुट करेंगे 4.56 के अंदर, ये इक्वेशन 4.56 है यहाँ पे। सो d2 यहाँ पर ये वैल्यू अपन ने अभी निकाल ली, और 4.60 में ये वैल्यू है, ये रखेंगे, सॉल्व करेंगे, रीअरेंज करेंगे, तो आपको सिंपल सी इक्वेशन मिल जाएगी। बहुत सिंपल तो नहीं मिलेगी। सो आपके पास जो इक्वेशन आ जाएगी वो ये आ जाएगी। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन हमें नहीं पता है, तो इसका सॉल्यूशन करेंगे तो v मिलेगा, हमें पता नहीं है कि सॉल्यूशन क्या होगा, तो हम अज्यूम करते हैं, हम अज्यूम कर लेते हैं पावर सीरीज में, यानी जो v है वो रो का फंक्शन है, पर मुझे पता नहीं है वो क्या होगा, तो अपन क्या करते हैं, मान लेते हैं a नॉट रो की पावर नॉट प्लस a1 रो की पावर 1 प्लस a2 रो की पावर 2, इस तरह से पावर सीरीज के फॉर्म में इसका सॉल्यूशन इमेजिन कर लेते हैं। तो समेशन करेंगे तो समेशन में हमारे पास ये इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, हमारे पास a1 a2 a3 कोफिशिएंट जो है वो पता नहीं है। सो अब हम इस कोफिशिएंट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो अगर हमारे पास v ये है, तो इसका एक बार डिफरेंशिएशन करने से हमें क्या मिलेगा, सो aj जो है कोफिशिएंट, aj को एज इट इज रहने दो, केवल रो की पावर j का होगा। रो की पावर j का कितना होगा डिफरेंशिएशन, j रो j माइनस 1। सो यहाँ पर j रो j की पावर सॉरी j रो की पावर j माइनस 1 हमारा dv बाई डी रो हो गया। हम क्या करेंगे, इस हमारे एक्सप्रेशन में सेकंड समेशन में हमने क्या किया है, डमी इंडेक्स यूज किया है, यानी इस वाले समेशन में अगर हम j की जगह नया इंडेक्स यूज करें j+1, तो हमारा समेशन जो है, पहले j इक्वल टू 0 से स्टार्ट हो रहा था, वो हमारा अब स्टार्ट होना चाहिए j इक्वल टू -1 से, क्योंकि हमने एक बढ़ा दिया j में, तो समेशन में एक टर्म हमें पहले से लेनी पड़ेगी, इसलिए -1 से लेनी पड़ेगी। तो आपको क्या करना है, जहां जहां पर j है वहां वहां पर j+1 रखना है। तो देखो j की जगह आ जाएगा j+1, aj की जगह आ जाएगा aj+1, और रो की पावर j-1 की जगह आ जाएगा रो की पावर j। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि समेशन अभी भी 0 से लिया है, तो समेशन अभी 0 इसलिए लिया है क्योंकि अगर हम j की वैल्यू -1 पुट करते हैं सेकंड वाले एक्सप्रेशन में, तो मैं ओपन कर रही हूँ सेकंड वाले को, सेकंड वाले में dv बाई डी रो कैसे आएगा, सेकंड वाले एक्सप्रेशन को अगर देखते हैं तो हमारा समेशन जो है वो j इक्वल टू -1 से इंफिनिटी होना चाहिए, और हमारे पास है j+1 a j+1 रो की पावर j। ठीक है, ये था। अब इसमें j की वैल्यू -1 रखो, सबसे पहले j की वैल्यू जैसे ही -1 रखेंगे पहले टर्म के लिए, तो यहीं पर क्या मिल जाएगा, -1 + 1 यानी 0। तो जब j इक्वल टू -1 रखेंगे तो वो टर्म 0 होगा, प्लस फिर आगे वाली सीरीज स्टार्ट होगी, और आगे वाली सीरीज कहाँ से स्टार्ट होगी, j इक्वल टू 0 से इंफिनिटी। तो फर्स्ट टर्म जो j इक्वल टू -1 वाला था वो वैसे भी 0 आएगा, इसलिए हम समेशन में उसको इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। ये ग्रिफिथ ने यहाँ पर लैंग्वेज में भी लिख लिया, लिखा है देखो, you might say that the sum should now begin at j equal to -1, but the factor j+1 kills that term anyway, so we might as well start from 0। फिर हम दो बार डिफरेंशिएशन करेंगे, इसका फिर से डिफरेंशिएशन करना है, तो इसमें डिफरेंशिएशन रो के रेस्पेक्ट में करना होता है, तो j वाले टर्म कांस्टेंट की तरह बाहर आएंगे, तो j+1 कांस्टेंट रहेगा वो बाहर आ जाएगा, a j+1 कांस्टेंट है वो रहेगा एज इट इज, और रो की पावर j का जो है वापस डिफरेंशिएशन हो जाएगा, कितना आ जाएगा, j रो की पावर j-1। सो ये हमारे पास दो बार डिफरेंशिएशन हो जाएगा। इन दोनों वैल्यूज को इंसर्ट करेंगे। अब दोनों वैल्यूज कौन सी होगी, देखो एक तो d2v अपॉन डी रो स्क्वायर, सपोज ये इक्वेशन नंबर ए, ये वैल्यू इक्वेशन नंबर ए, और एक 4.62 यहाँ से v की वैल्यू, ये इक्वेशन नंबर बी, ये दोनों वैल्यूज हमें कहाँ पुट करनी है, 4.61 में। कहाँ पर, यहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर तो रखेंगे आप जो मैंने ए में बताया आपको, और यहाँ v में आप रखेंगे जो मैंने बी इक्वेशन में बताया आपको, ये आप खुद रखेंगे, और इसको रखने के बाद आपको ये वाली इक्वेशन मिल जाएगी, रख के देख लेना, मिल जाएगी। अब हम क्या करेंगे, सारे कोफिशिएंट इंडिविजुअली 0 होने चाहिए सेम पावर के, तो रो की पावर j रो की पावर j रो की पावर j और रो की पावर j कैंसिल आउट हो जाएगा, और कोफिशिएंट कोफिशिएंट को इक्वेट कर लेंगे। सो फर्स्ट कोफिशिएंट हमारे पास मिल रहा है, यहाँ से देखो j j+1 और a j+1, यहाँ से हमें मिल रहा है +2l+1, फिर यहाँ से j+1 और साथ में a j+1, ठीक है, -2 जे ए जे
और यहां से मिल रहा है प्लस रो नोट माइनस 2l+1 और ये मल्टीप्लाई हो रहा है एजे से इक्वल टू 0। ठीक है, ये इक्वेशन हमें मिल रही है कोफिशिएंट को इक्वेट करने से, जो कि यहाँ लिखी हुई है। इसको सॉल्व करके अगर aj+1 की वैल्यू निकालेंगे तो aj+1 जो है वो आपका इस टर्म में आ जाएगा, जो कि आप सॉल्व कर लेना। यहाँ पर aj+1 है और aj+1 वाले टर्म को एक साइड रख लो, aj वाले टर्म को दूसरी साइड रख लो, तो आपको ये वाला एक्सप्रेशन यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, आई होप ये अपन को समझ में आ गया। 2j माइनस का 2l है, ठीक है, माइनस का 2 है, मैं देख लेती हूँ एक बार, एंड माइनस का रो नोट है क्योंकि ये उधर जाएगा। ओके, गॉट इट। इधर से हमारे पास में क्या जाएगा, j+1 कॉमन लेंगे तो इधर से j बचेगा, प्लस का 2l+2। ठीक है, ओके फाइन, ये aj+1 अपन को मिल जाएगा। अब हम देखते हैं कि j की लार्ज वैल्यूज के लिए ये वैल्यू क्या आती है। j की लार्ज वैल्यूज के लिए हमारे पास यहाँ पर j की लार्ज वैल्यूज के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर देखो, यहाँ पर j की लार्ज वैल्यूज में ये j डोमिनेट करेगा, l+1 को अवॉइड कर दो तो ऊपर तो आ जाएगा 2j। ठीक है, नीचे यहाँ पर j+1 है, ये एज इट इज रहने दो, और इसमें ये 2l+2 है, मतलब j एक्चुअली l के कंपैरिजन में क्या होगा, बहुत बड़ा होगा, तो इसको 0 कर देते तो नीचे कितना आ जाएगा, j+1 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर j से j कैंसिल आउट हो जाएगा तो 2/j+1 aj आ जाएगा, 2/j+1 aj आ जाएगा हमारे पास में। अब यहाँ से जो रिजल्ट मिल रहे हैं, और यहाँ हम क्या कर सकते हैं, इसको ये जो aj+1 है, यहाँ से कुछ रिजल्ट निकालते हैं। a1 सिम, जैसे कि यहाँ पे j इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो a1 मिल जाएगा, j इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो a2 मिल जाएगा, j इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो a3 मिल जाएगा। सो ऐसे कुछ रिजल्ट हम निकाल लेते हैं पहले से। सो लेट मी शो यू दोज रिजल्ट, मैंने कहीं निकाल रखे हैं ये देखो आपके पास में ये एक्सप्रेशन आ रहा था, है ना। सो हमारे पास में सबसे पहले j इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो a1 आ जाएगा 2a0, सपोज a0 को हम कैपिटल A रख लेते हैं तो 2a आ रहा है। इसी तरह से आप a2 निकालना, 2a आएगा, है ना, वो आप निकाल लेना, मैं दिखा रही हूँ स्क्रीन स्क्रॉल करके। j इक्वल टू 2 रख के a3 निकालोगे तो ये आ जाएगा आपके पास में, a4 निकालोगे तो ये आ जाएगा आपके पास में। बस केवल a4 का वेरीफाई करेंगे अपन, है ना। तो a4 हमारे फॉर्मूले से कितना आ रहा है, 2^3/12। हमारे इस फॉर्मूले से a⁴ कितना आ रहा है हमारे पास, 2^3/12 टाइम्स a आ रहा है। अब हम इस फॉर्मूले से चेक करते हैं a4। सो a4 हमारे पास आ रहा है 2^j, 2^j का मतलब 2^4, यहाँ पे a लिखा हुआ है, एंड डिवाइडेड बाय j फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल का मतलब 4 × 3 × 2, करेक्ट। अब इसको 2^4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2^3 मल्टीप्लाई बाय 2, और नीचे यहाँ पे कितना लिख सकते हैं, 4×3 = 12 होता है, 12 मल्टीप्लाई बाय 2, और यहाँ a आ रहा है, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2^3/12 और a वही रिजल्ट मिल रहा है। देखो इसका मतलब यहाँ से aj का फॉर्मूला जो ऊपर मिला है और नीचे से जो मिला है सेम रिजल्ट दे रहे हैं, सो वी कैन यूज दिस एक्सप्रेशन ऑल्सो। अगर ये aj हमारे पास में होता है तो v क्या आ जाएगा, v रो हमारे पास में था क्या, v रो हमारे पास में था समेशन aj रो की पावर j था। ठीक है, सो aj की जगह ये पुट करेंगे, सो कैपिटल A तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, 2^j/j फैक्टोरियल सीरीज के अंदर आ जाएगा, और रो की पावर j हमारे पास एज इट इज मिल जाएगा। जब इस समेशन को आप ओपन करेंगे तो समेशन को ओपन करने से j इक्वल टू 0 रखेंगे तो कितना आ रहा है, v रो की पावर देखो क्या कितना आ रहा है, a तो बाहर रहेगा ये ना, समेशन में j इक्वल टू 0 रखोगे तो कितना आ जाएगा, 2^0 1 है, रो की पावर 0 1 है, सो 1 प्लस फिर j की वैल्यू 1 रखेंगे तो 2 रो, प्लस j की वैल्यू 2 रखेंगे तो 2 रो का स्क्वायर, और नीचे 2 फैक्टोरियल प्लस 2 रो का क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड सोन। अब ये सीरीज जो है वो किसकी सीरीज बन रही है, e की पावर 2 रो की, इसलिए इस सीरीज को हम लिखेंगे e की पावर 2 रो। तो राइट हैंड साइड आपको समझ में आ गया। सो जैसे ही हमें v पता चला, हम u के अंदर वैल्यू पुट कर देंगे। u हमारे पास में क्या था, एक्चुअल में u हमारे पास में क्या था, u हमारे पास में था, u हमारे पास में था रो की पावर l+1 e की पावर माइनस रो साथ में v। तो v की जगह ये वैल्यू पुट करेंगे, जैसे ही v की जगह ये वैल्यू पुट करोगे u की वैल्यू कौन सी आ जाएगी, 4.65 में जो गिवन है। सो हमारे पास u आ चुका है।
अब हम क्या करेंगे, ये सीरीज जो है वो इनफाइनाइट टर्म्स में नहीं जानी चाहिए, टर्मिनेट होनी चाहिए। तो हम सीरीज मस्ट टर्मिनेट, इसलिए हम क्या करेंगे, जे की वैल्यू जो अब तक हम बोल रहे थे जे इक्वल टू 0 से जे इक्वल टू इन्फिनिटी तक जाएगी, बीच में कहीं बोल देते हैं कि ऐसी वैल्यू आएगी जे की जो जे मैक्सिमम होगा, जहां के बाद सीरीज रुक जाएगी। इसका मतलब उसके आगे के सारे कोफिशिएंट वेनिश हो जाएंगे। सो ए की वैल्यू निकालेंगे, ए में जे मैक्सिमम 1+1 के करस्पॉन्डिंग जो कोफिशिएंट होगा वो 0 होगा, एंड बियॉन्ड विच ऑल अदर कोफिशिएंट वेनिश ऑटोमेटिकली, इसके बाद के कोफिशिएंट्स भी हमारे पास 0 होंगे। तो इक्वेशन 4.63 से हमें क्या मिलेगा, इक्वेशन नंबर 4.63 को फिर से ध्यान से देखो। इस बार हमारा जे मैक्सिमम के करस्पॉन्डिंग करते हैं, तो यहाँ पर ए जे प्लस 1 है, इस जे की जगह क्या लिख दो, जे मैक्सिमम। और जैसे ही यहाँ पे अपन लिखेंगे ए जे मैक्सिमम प्लस 1, तो राइट हैंड साइड में जो ब्रैकेट है सब जगह क्या आ जाएगा, जे की जगह जे मैक्सिमम आ जाएगा। और हमने अभी बोला सीरीज टर्मिनेशन के लिए वो वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0। तो ये पूरा ब्रैकेट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो डिनोमिनेटर तो 0 के साथ में जाके 0 हो जाएगा, और न्यूमरेटर आपको 0 मिल जाएगा। न्यूमरेटर में जहां पर जे लिखा हुआ है वहां अब आपको क्या लिखना पड़ेगा, जे मैक्सिमम। सो न्यूमरेटर को 0 करते हैं, सो ट्वाइस ऑफ जे मैक्सिमम प्लस एल प्लस 1 माइनस रो नोट इक्वल टू 0, है ना। ये वैल्यू हमें मिलेगी सीरीज टर्मिनेशन की कंडीशन। ये देखो ये रहा, ठीक है, यहां से हमें मिल गया। सपोज ये वैल्यू को हम n लिखते हैं, जे मैक्सिमम प्लस एल प्लस 1 को n लिखते हैं, तो हमें मिल जाएगा 2n माइनस रो नोट इक्वल टू 0। और यहाँ से रो नोट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2n आ जाएगी। तो ये देखो n की वैल्यू हमने ये रख ली, और रो नॉट हमारे पास क्या आ गया, 2n। n हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है। अब हम एनर्जी की वैल्यू निकालेंगे। एनर्जी की वैल्यू बोल रहा है 4.544, और ये दो इक्वेशन से 4.54 एंड 4.55, दोनों इक्वेशन से एनर्जी की वैल्यू आपके पास ये आएगी। ये भी मैंने एक जगह भी सॉल्व कर रखा है, मैं दिखा देती हूँ आपके पास में, वहां से हो जाए तो ज्यादा इजी है, मुझे दोबारा कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। जस्ट अ मिनट। यस, ये देखो हमारे पास 4.44 इक्वेशन कौन सी थी, 4.44 इक्वेशन ये थी, k इज इक्वल्स टू रूट ऑफ माइनस 2m e अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर। सो यहाँ से k स्क्वायर निकाल लो, ठीक है। 4.55 इक्वेशन ये थी, रो नॉट इज इक्वल्स टू दिस टर्म। तो यहाँ से यहाँ पर k दिया हुआ है, यहाँ से k निकाला और k का स्क्वायर कर लिया। सो एक k स्क्वायर तो आपको यहाँ से मिल जाएगा, इस इक्वेशन से k का स्क्वायर निकाल लो, और एक 4.55 से k स्क्वायर निकाल लो, और उन दोनों को इक्वेट कर दो। तो के स्क्वायर हमारा 4.54 से ये है, और 4.55 से ये है, इन दोनों को इक्वेट करना है और एनर्जी की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। एनर्जी की वैल्यू आपको निकालनी है। सो एनर्जी की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। आई होप ये सिंपल सी कैलकुलेशन स्क्रीन पे देख के भी आपसे हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने रख दिया, लेकिन हमारे पास ये रो नोट में आएगा। अभी अभी अपन ने देखा रो नोट की वैल्यू 2n है, सो रो नोट की वैल्यू 2n आप यहाँ पे पुट करेंगे। तो जैसे ही आप यहाँ पे पुट करेंगे, एनर्जी की वैल्यू आपके पास इस फॉर्म में आ जाएगी, इस फॉर्म में। उसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे तो इस फॉर्म में आ जाएगी, उसको थोड़ा सा और रीअरेंज करेंगे तो इस फॉर्म में आ जाएगी, ठीक है। ये सिंपल सी कैलकुलेशन कर लेना। सो 4.69 में जो एनर्जी है वो आपके पास आ जाएगा। और यहाँ पे ये रो नॉट स्क्वायर के टर्म में है, लेकिन एन स्क्वायर रखेंगे, सो एन के टर्म में आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। ब्रैकेट के अंदर वाला टर्म एक कांस्टेंट होता है, उसे हम E1 बोल देते हैं, और ये बोर फॉर्मूला होता है हाइड्रोजन के लिए, ठीक है। इसके बाद 4.55 और 4.68 से अगर हम k की वैल्यू निकालें, सो k की वैल्यू जो है वो कहाँ से आप निकालेंगे, डायरेक्टली देखो k की वैल्यू आप उस एक्सप्रेशन से निकाल लो 4.55 से, जो मैंने आपको पहले ही बताया था, यहाँ से। इस जगह से देखो ये वाला एक्सप्रेशन, या चलो मैं k की वैल्यू आपको बता ही देती हूँ, मेरे लिए ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। 4.68 से निकालना है ना, और 4.55 से। ये रहा, यहाँ से k की वैल्यू निकाल लो। k की वैल्यू आ जाएगा me² अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट h क्रॉस स्क्वायर, और क्या आ जाएगा, रो नोट, और रो नोट की जगह कितना आ जाएगा, 2n, ठीक है। सो ये आपके पास k है, तो ये k की वैल्यू निकाल देते हैं अपन, है ना। ये रहा k,
तो यहाँ पर भी जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है उसको 1/a मान लेते हैं। सो ए हमारा बोर रेडियस होता है। सो ये हमें मिल गया। रो की वैल्यू हमारे पास कितनी थी? रो हमें पता है कि रो जो होता है वो होता है के आर। रो की वैल्यू हमारे पास होती है के आर। सो और हमने अभी अभी देखा कि हमारे पास ये एन किसकी वैल्यू आई थी हमारे पास में फ्रॉम इक्वेशन 4.55 रो इज इक्वल्स टू आर अपॉन एन ए। नहीं, ये डायरेक्टली भी तो आ जाएगा ना हमारे पास में। रो इज इक्वल्स टू हमारे पास था के आर, और जस्ट अ मिनट, 4.55 से आ रहा है क्या ये? हाँ, यहाँ से हो जाएगा, देखो 4.55 देख लो एक बार, ये रहा। रो इज इक्वल्स टू के आर आ रहा है हमारे पास में, और यहाँ पे ये वाली वैल्यू आ रही है रो नोट की, है ना। कैसे निकालोगे बता देती हूँ, है ना। रो इज इक्वल्स टू आर बाय एन ए कैसे आएगा? जस्ट आई एम जस्ट टेलिंग यू। सबसे पहले रो इज इक्वल्स टू कितना है? के आर है ना। रो इज इक्वल्स टू के आर है। के की वैल्यू यहाँ से पुट करो, इस जगह से, इस जगह से यहाँ से के निकालो। के कितना आ रहा है? एम ई स्क्वायर अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एच क्रॉस स्क्वायर के, एच क्रॉस स्क्वायर रो नॉट। सो के आर आ जाएगा, के की वैल्यू आ जा रहा है एम ई स्क्वायर, साथ में आर आ ही रहा है ये वाला, नीचे आ रहा है 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एच क्रॉस स्क्वायर, और साथ में देखो रो नोट आ रहा है। रो नोट की जगह आप क्या लिख सकते हो? 2n। रो नोट की जगह क्या लिख सकते हो? 2n। अब ये आपके पास में रो आ रहा है, इस r को रहने दो और इस n को रहने दो। तो r और n को अगर छोड़ दो तो जो बाकी का टर्म आपके पास मिल रहा है वो 1/a का एक्सप्रेशन है, जो हमने अभी अभी बोर रेडियस में डिराइव किया था। तो यहां से रो की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी? r अपॉन n आ जाएगी। ठीक है, तो इसका डेरिवेशन आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए, अब हमारे पास कंप्लीट वेव फंक्शन बनाते हैं। जो क्वांटम मैकेनिक्स में श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्व करते हैं स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में, तो हमारे पास 3 क्वांटम नंबर होते हैं n l m। उसमें जो वेव फंक्शन होता है वो रेडियल पार्ट और स्फेरिकल पार्ट होता है, इफ यू रिमेम्बर। तो हमारे पास में रेडियल पार्ट का जो एक्सप्रेशन है वो कितना आएगा nl का? 4.36 और 4.60। हे भगवान, ओ गॉड, मैं बता देती हूँ। हमारे पास u कितना था? u हमारे पास था रो की पावर l+1 e की पावर माइनस रो और v रो। वीडियो बैक करके देखना, u का एक्सप्रेशन ये था, और u हमारा होता था स्मॉल r इंटू कैपिटल R। तो इसकी जगह रखोगे स्मॉल r इंटू कैपिटल R, तो यहाँ से स्मॉल r जो है वो नीचे चला जाएगा और आपके पास आ जाएगा 4.75। ठीक है, रेडियल एक्सप्रेशन आपके पास आ चुका है। हमें पता है जे मैक्सिमम की वैल्यू कितनी है? n माइनस एल माइनस 1, क्योंकि n जो था वो कितना था? जे मैक्सिमम प्लस एल प्लस 1। वहां से जे मैक्सिमम की वैल्यू हमने निकाल ली है। इसके अलावा ए जे प्लस 1 का फॉर्मूला ऊपर से हमने देखा ही था, ये सेम टू सेम वही रहेगा जो ऊपर हमारे पास में था। अब हमारे पास में यहाँ पर क्या आ रहा है? एक मिनट, ये वाला फॉर्मूला ए जे प्लस 1 वही है ना जो ऊपर मिला था? मैं एक बार देख लेती हूँ, नहीं तो आप बोलोगे कि ये ए जे प्लस 1 वाला फॉर्मूला कहाँ से आया। यस, देखो कंफ्यूजन हो जाता है अभी आपको। 4.63 इक्वेशन देखो, यहाँ पे रो नोट है, इस रो नोट की जगह आप क्या रखोगे? आप 2n रखोगे। इस रो नोट की जगह 2n रखोगे तो आपको ए जे प्लस 1 का नया फॉर्मूला मिल जाएगा। ठीक है, ए जे प्लस 1 का न्यू फॉर्मूला आपको 4.76 में मिल जाएगा। चलिए, ग्राउंड स्टेट की एनर्जी के लिए n की वैल्यू 1 हो जाएगी हमारे पास में। सो हमारे पास -13.6 आ जाएगा, बाइंडिंग एनर्जी होती है। हम क्या करते हैं? साई 100 निकालते हैं। साई 100 के अंदर n की वैल्यू हो जाएगी 1, l की वैल्यू हो जाएगी 0, m की वैल्यू हो जाएगी 0। सो रेडियल फंक्शन में हमारे पास क्या होता है? r nl होता है। सो ये वैल्यू पुट करेंगे 10 आ जाएगा, और y जो होता है उसमें हमारे पास l और m होता है, दोनों ही 0 0 है, तो थीटा फाइव। सो हम क्या करेंगे? रेडियल फंक्शन r10 निकालेंगे सबसे पहले। अब r10 निकालने के लिए हमारे पास में सबसे पहले रेडियल फंक्शन का फॉर्मूला होना चाहिए, जो कि हमने अभी अभी देखा था। ठीक है,
तो हमारे पास में आर एन एल जो था वो था 1/r रो रेज टू पावर l प्लस 1 एक्सपोनेंशियल माइनस रो, और यहाँ पे था वी रो। होपफुली आई एम करेक्ट। सबसे पहले हमें रखना है, इसमें क्या करते हैं, रो की जगह, रो हमें क्या मिला था, रो क्या था, आर अपॉन एन ए, आर अपॉन एन ए रख देते हैं ना। तो आर एन एल कितना हो जाएगा, 1/r आर अपॉन एन ए की पावर l प्लस 1 एक्सपोनेंशियल माइनस आर अपॉन एन ए, और v को रो के फॉर्मूले में रख देते हैं अभी। तो अब हमारा कौन सा निकालना है हमें, R10। R100 का मतलब है n की वैल्यू 1 एंड l की वैल्यू 0, तो पुट कर देते हैं। सो R10 हमें मिलेगा 1/r, आर अपॉन ए मिलेगा, n की वैल्यू मैंने 1 पुट कर दी, यहाँ पर 0 प्लस 1 1 हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल माइनस आर अपॉन ए रह जाएगा, और v रो। ठीक है, ये तो हमें मिल गया। अब हमारे पास वी रो क्या था, वी रो हमारे पास था समेशन ए जे रो की पावर जे। तो सबसे पहले, क्योंकि हमें केवल यहाँ पे n इक्वल टू 1 और l इक्वल टू 0 ही लेना है, n इक्वल टू 1 और l इक्वल टू 0, तो पावर सीरीज में केवल एक कोफिशिएंट सफिशिएंट है। एक कोफिशिएंट का मतलब हमें केवल a नोट चाहिए, यानी इसको ओपन करेंगे सो ये j इज इक्वल टू 0 से इन्फानाइट है, सो हमें केवल क्या चाहिए, a नोट चाहिए। तो इसको ओपन करेंगे तो a नोट के साथ में रो की पावर कितनी आ रही है, 0 आ रही है। इसका मतलब v जो है वो केवल क्या होगा, a नोट के बराबर होगा। सो इस v की जगह हमें क्या रखना है, a नोट रखना है। ठीक है, तो चलते हैं R10 के अंदर वैल्यू पुट करते हैं। अच्छा 1/r कैंसिल आउट हो जाएगा क्या, यस, इस r से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। इस v की जगह हमारे पास कितना आ जाएगा, a नोट। सो ऊपर आ जाएगा a नोट, नीचे आ जाएगा a, और ये एक्सपोनेंशियल वाला पार्ट एज इट इज रख रही हूँ मैं, r/a। सो R10 आ रहा है ये। अब लेट सी कि हमें यही मिला है क्या, 4.79 को देखो सही है। अगर हम इसका नॉर्मलाइजेशन करें, तो नॉर्मलाइजेशन के लिए हमें जनरल फॉर्मूला पता है, मोड ऑफ साई स्क्वायर और वॉल्यूम एलिमेंट होता है डीवी। लेकिन इस साई के अंदर रेडियल वाला पार्ट अलग होता है और एंगल वाला पार्ट अलग होता है। वॉल्यूम एलिमेंट जो होता है वो अगर किसी स्फेरिकल वॉल्यूम एलिमेंट अपन देखते हैं तो वो कितना होता है, 4πr² dr होता है। लेकिन उसमें ये जो 4π आता है ये एंगल थीटा और फाई का कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। क्योंकि हम यहाँ केवल रेडियल फंक्शन का कर रहे हैं, सो 4π को हम हटा देंगे और केवल वॉल्यूम एलिमेंट में क्या लिखेंगे, r² dr लिखेंगे, और मोड ऑफ साई स्क्वायर की जगह मोड ऑफ R10 का स्क्वायर आ जाएगा। R10 की वैल्यू आपके पास यहाँ पर पता है, इसको रखेंगे। अब ये इंटीग्रेशन जो है ये गाउशियन इंटीग्रेशन फॉर्मूला है, ये आप खुद सॉल्व कर लेना। इसकी वैल्यू आती है 1, यहाँ से a नोट की वैल्यू आपके पास आ जाएगी ये a नोट की वैल्यू उठा के हम पुट करेंगे यहाँ पे। अगर ये a नोट की वैल्यू हम यहाँ पर पुट करें, इसी तरह से y00 की वैल्यू जो होती है वो 1/√4π होती है। सो ये यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे साई के अंदर, तो साई जो होता है वो r और y का मल्टीप्लीकेशन होता है, ये रखेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। अब n इक्वल टू 2 के करस्पॉन्डिंग करते हैं, तो E2 हमारे पास में डिवाइडेड बाय E1/n² होता है, तो हमारे पास में ये आ जाएगा। और इस कंडीशन में हमारे पास वापस हमें रेडियल फंक्शन निकालना पड़ेगा, तो R20 निकालते हैं। ठीक है, इस बार अपन R20 निकालते हैं। तो R20 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो ये कह रहे हैं कि R20 के लिए आपके पास वही फॉर्मूला आपको लगाना है जो आपके पास R का एक्सप्रेशन आया था। R का एक्सप्रेशन हमारे पास में कौन सा आया था, NL के लिए, पहले मैं वो एक्सप्रेशन कहती हूँ, 1/r था, R अपॉन NA की पावर l प्लस 1 था, और एक्सपोनेंशियल माइनस r/na था, और यहाँ पे v रो था। एक बार चेक कर लूं, यस ये रहा ना, यही था हमारे पास में। ठीक है, तो ये हमारे पास में आ गया। हमें निकालना है R20, तो n की जगह 2 रखना है, l की जगह 0 रखना है। सो 1/r r अपॉन 2a, 0 प्लस 1 मतलब 1 हो जाएगा, माइनस r अपॉन 2a, और v रो। अब इस बार देखो हमारे पास n इक्वल टू 2 के लिए ले रहे हैं, सो पावर सीरीज जो थी उसमें हमारे पास समेशन ए जे रो की पावर j के अंदर दो टर्म लेने पड़ेंगे, a नोट रो की पावर नोट और a1 रो की पावर 1, तो हमें ये निकालना पड़ेगा। सो यहाँ से तो आ जाएगा a नोट प्लस a1 इंटू रो, तो हमें a1 निकालना पड़ेगा। अब a1 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 4.76 इक्वेशन में जाएंगे। तो ये कह रहे हैं कि 4.76 इक्वेशन में आप जाओ और वहां से आप क्या करो,
अच्छा, हमें क्या करना पड़ेगा इस बार? एल इक्वल टू, ओ, ओके 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 ओके। देखो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि आपको क्या करना पड़ेगा, वी कैन हैव आइदर एल इक्वल टू 0 और एल इक्वल टू 1। एल इक्वल टू 0 और 1 दोनों होते हैं एन इक्वल टू उसके अंदर, फर्स्ट एक साइड। एन इक्वल टू 2 के करस्पॉन्डिंग हमारे पास में 2s भी होता है और 2p भी होता है। तो ये होता है एल इक्वल टू 0 और ये होता है एल इक्वल टू 1। तो ये अपन को ध्यान रखना पड़ेगा इस बार कि m की वैल्यू -1 0, यानी 3 टर्म भी आ सकते हैं हमारे पास। सो देर आर एक्चुअली 4 डिफरेंट स्टेट शेयर दिस एनर्जी। 4 डिफरेंट स्टेट होगी, एक तो s के करस्पॉन्डिंग और 3 p के करस्पॉन्डिंग। इफ l इक्वल टू 0, देन फ्रॉम इक्वेशन 7.5 से हमें a1 की वैल्यू और a2 की वैल्यू अपन निकालते हैं ना, a1 और a2 की वैल्यू निकालते हैं 4.76 से। तो देखो 4.76 ही है। सबसे पहले मैं a1 निकालती हूँ। a1 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, j की जगह 0 पुट करना पड़ेगा। सो a1 निकालते हैं अपन ना, a1 इज इक्वल्स टू 2, j की जगह 0 रखना है। अब L की वैल्यू हमारे पास देखो क्या क्या पॉसिबल है, L की वैल्यू 0 भी पॉसिबल है और L की वैल्यू 1 भी पॉसिबल है। एक बार L की वैल्यू 0 रखते हैं ना, तो L की वैल्यू 0 आ जाएगी, प्लस 1 माइनस n की वैल्यू 2 आ जाएगी, और यहाँ पर AJ है तो यह कितना हो जाएगा, A नॉट हो जाएगा, डिवाइडेड बाय J प्लस 1 मतलब 0 प्लस 1 और J 0 प्लस 2L का मतलब 0 प्लस 2। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 1 माइनस 2 कितना हो जाएगा, माइनस ए नोट हो जाएगा। इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और इसका आंसर हमारा आ रहा है माइनस का ए नोट। तो A1 की वैल्यू तो आ रही है माइनस की ए नोट। इसी तरह से अगर A2 निकालें, A2 निकालने के लिए J की वैल्यू 1 पुट करनी पड़ेगी। ठीक है, J की वैल्यू 1 जैसे ही पुट करेंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा, ये ऑलरेडी 1 है और ये 2 है, तो ये आपके पास कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो A2 की वैल्यू आपके पास कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। सो A1 और A2 की वैल्यू हमने निकाल ली है, माइनस ए नोट है और यहाँ पर A2 की वैल्यू 0 है। सो हमारा V जो है वो कितना हो जाएगा, V में हमारे पास था ए नोट रो की पावर 0 प्लस A1 रो की पावर, अगर तीसरा स्टेट भी लेना है तो रो की पावर 1 प्लस A2 वाला टर्म तो 0 आ ही जाएगा। तो ये दो ही टर्म सर्वाइव करेंगे हमारे पास में, और हमने निकाला ये ए नोट। A1 की वैल्यू हमने देखा माइनस का ए नोट है, सो माइनस का ए नोट इंटू रो, यहाँ से ए नोट कॉमन आ जाएगा, सो 1 माइनस रो हो जाएगा। ये वैल्यू हम कहाँ पुट करेंगे, इस एक्सप्रेशन में v की जगह पुट करेंगे। कौन से वाले एक्सप्रेशन में, इस वाले एक्सप्रेशन में। सो यहाँ देखो r से r कैंसिल आउट हो रहा है, r से r कैंसिल आउट कैसे हो रहा है यार, ये कैसे हो गया, हाँ कैसे हो गया, ठीक है देखते हैं। एनीवेज कितना मिल रहा है, 1/2 है, यहाँ से तो 1/2 है, एक्सपोनेंशियल माइनस r/2 है, और v की जगह में मिल रहा है ए नॉट 1 माइनस रो। रो की वैल्यू कितनी होती है, r अपॉन एन ए होती है, n की वैल्यू 2 है तो यहाँ पर भी r अपॉन 2a रखना पड़ेगा। सो ये ए नॉट बाहर ले रही हूँ, ए नॉट अपॉन 2a एक्सपोनेंशियल माइनस r अपॉन 2a, और ये आ जाएगा 1 माइनस r अपॉन 2a। ये आ रहा है r20। चेक करते हैं r20 की वैल्यू सही मिली है क्या, 4.82 देख लो सही मिली है। ये तो l इक्वल टू 0 के करस्पॉन्डिंग अपन ने पुट कर ली, लेकिन अगर l इक्वल टू 1 होता तो ये मैं अब आप पे छोड़ रही हूँ, है ना। l इक्वल टू 1 के लिए r21 आप खुद निकाल लेना, ये आ जाएगा, ये एक्सरसाइज आपके लिए है। इसी तरह से हम आराम से निकाल सकते हैं। सो टोटल l की वैल्यू जो होती है वो कहाँ से कहाँ तक जाती है हमें पता है, हमने 9th 10th में पढ़ा है। l की वैल्यू जो होती है वो 0 से लेके n-1 तक जाती है। सो समेशन अगर l पे लगाएंगे तो 0 से लेके n-1 तक टोटल डीजनरेसी कितनी होती है, 2l प्लस 1 होती है। हर l के लिए कितनी पॉसिबल वैल्यू होती है, 2l प्लस 1 होती है। जैसे p ऑर्बिट के लिए l की वैल्यू अगर 1 है तो यहाँ पर 1 रखोगे तो 2 इंटू 1 प्लस 1 कितना आता है, 3। 3 वैल्यू होती है, कौन कौन सी, -1 0 प्लस 1। सो डीजेनरेसी को करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं, इस सीरीज का आंसर आता है n स्क्वायर। सो हमारे पास डीजेनरेसी जो होती है n स्क्वायर। इसके बाद आपके पास में टोटल वेव फंक्शन में देखो हमारे पास में ये पूरा स्पेशल फंक्शन वाला पार्ट है, तो इसका मैं डेरिवेशन बिल्कुल भी नहीं करवाऊंगी आपको। ये आपके पास आपने स्पेशल फंक्शन में ये वाले पॉलिनोमियल पढ़े होंगे, ठीक है। तो v जो होता है वो इस पॉलिनोमियल के फॉर्म में दिया जाता है, ये आपको याद रखने हैं, सिर्फ इसका कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ये फाइनल एक्सप्रेशन में आते हैं। सो लास्ट में हमारे पास जो साई का एक्सप्रेशन आता है उसमें रेडियल वाला पार्ट अलग से होता है, ये नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट होता है। ये आपके पास यहाँ से लेकर यहाँ तक का रेडियल वाला पार्ट होता है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक आपके पास स्पेरिकल हार्मोनिक वाला पार्ट होता है। तो ये हाइड्रोजन एटम के वेव फंक्शन होते हैं, ठीक है। कुछ टेबल आपके दी हुई है, इनिशियल कुछ फंक्शंस दिए हुए हैं पॉलिनोमियल्स, तो ये आपके पास पॉलिनोमियल्स
है आपके पास, ठीक है, कुछ काम नहीं है वैसे इनका। P और Q-1 में भी दिए हुए हैं, एनीवेज ये जरूरी नहीं आएगा आपके पास में। दैट्स इट, ये हाइड्रोजन एटम हो गया। अब हमारे पास एवरेज डिस्टेंस जो है वो निकाल, ये देखो रेडियल फंक्शन भी दिए हुए हैं, ये भी हमारे पास याद रखना है आपको। फर्स्ट फ्यू रेडियल वेव फंक्शन फॉर हाइड्रोजन, R10 इतना होता है, 20 हमने निकाला था, 21 होता है, 30, 31, 32, ये ग्रिफिथ में आपको सारे मिल जाएंगे ना। ये फिर 40, 41, 42, 43, इस तरह से। अच्छा, इनका पिक्चराइजेशन भी जो है वो यहाँ पे ध्यान रखना, ये रेडियल वेव फंक्शन आपके पास में दिया हुआ है, एक में ही बनाया हुआ है और सारे दिए हुए हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे देखूं R20 का, तो R20 का ये है, कौन सा शुरू हो रहा है, जो रेड लाइन बनाऊंगी मैं भी ना। तो ठीक है, ये हमेशा प्रॉब्लम, हाँ ये आपको ध्यान रखना है, ये एग्जाम में आ सकता है आपके पास में। एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ R एंड R स्क्वायर फॉर इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन, ये आप सॉल्व खुद कर लेना। और ये क्वेश्चन जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ये प्रॉब्लम्स आपके पास एग्जाम में आ सकती है। इनको निकालने का तरीका जो है, ये स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन तो आपने पढ़ ही रखा होगा इस तरह से, ये तो 9 10 में पढ़ लेते हैं अपन, बामर सीरीज, पास्चन सीरीज, है ना। दैट्स इट, हाइड्रोजन एटम कंप्लीट हुआ। मैं सोच रही थी कि आपके पास एवरेज वैल्यू ऑफ रेडियस ग्राउंड स्टेट में, और बट आई थिंक ये आपने बीएससी में कर रखी होगी, नहीं भी कर रखी है तो अगले लेक्चर में करवा देंगे। क्योंकि कैसे निकालोगे आप एवरेज, जैसे मान लो अगर आपको कहा जाए कि एवरेज आर की वैल्यू निकालो ग्राउंड स्टेट के लिए, तो ग्राउंड स्टेट में हमारे पास में क्या होता है, रेडियल R10 होता है। सो आपको इंटीग्रेशन करना है, R10 और R यहाँ पे है, और R10 और आपके R² dr, हमने एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकाली थी, इसको सॉल्व कर लेना, आपके पास आराम से सॉल्व करोगे, वैल्यू पुट करोगे, सो एक्सपेक्टेशन वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, वो आप ट्राई कर लेना क्योंकि ऑलरेडी लेक्चर लंबा जा रहा है।